very good morning, dear students. Today for class 12th physics, I am discussing about the electric dipole. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, जैसे कि इसके मीनिंग से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक दैट मीन्स चार्ज, ओके, एंड डाइपोल, डाइपोल्स का मीन्स हुआ डाई प्लस पोल, दैट मीन्स डाई मीन्स टू और पोल मीन्स आपके पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज से मतलब है, ठीक है। पोल मीन्स पॉजिटिव नेचर और निगेटिव नेचर, यानी कि इसके नाम से कंफर्म हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मतलब कि ये दोनों पोल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो नाम से क्या कंफर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज और पोल का मतलब पोल का इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज और डाइपोल का मतलब टू चार्जेस, ठीक है। तो डाइपोल मतलब दो नेचर होंगे चार्जेस के एक साथ प्रेजेंट होंगे। अब कैसे प्रेजेंट होंगे उसी के हिसाब से हम डेफिनेशन को तैयार करेंगे, ठीक है। तब यहाँ देखिए कि जब कोई भी दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, और उनका नेचर अपोजिट हो, दैट मीन्स एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ऐसे चार्जेस को, ठीक है, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका नेचर यानी एक प्लस हो पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो ऐसे चार्जेस जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, ठीक है, जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डी पे रखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा स्मॉल का सेंस क्या है, स्मॉल का सेंस है इनके डायमेंशन से भी छोटे डिस्टेंस पे इनको अगर रखे जाएं स्मॉल डिस्टेंस पे इन दोनों चार्जेस को, तो इस तरह का बना हुआ अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह का बना हुआ अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वंस अगेन आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल का मीन्स हुआ मैग्नीट्यूड से, ठीक है, इक्वल का मीन्स क्या हुआ मैग्नीट्यूड से और अपोजिट का मीन्स हुआ नेचर से, ठीक है। तो ऐसे चार्जेस को जब हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो ऐसे कन्फिगरेशन ऐसे सेटअप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। नाउ अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में फिजिकली देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है क्या हमारे नेचर में। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के नेचर देखने को मिलते हैं। तो वहाँ चार्जेस जो होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मटेरियल्स में चार्जेस जो होते हैं दैट इज़ इन रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, वो इसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं H2O मॉलिक्यूल के कन्फिग्रेशन का। तो H2O मॉलिक्यूल के कन्फिग्रेशन आप बच्चों जानते हैं क्या होता है इसका कन्फिग्रेशन, आप इसका कैसे मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे, दैट इज इस तरीके से, इस तरह से बनता है H2O और इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज 105 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, 1.4 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 105 डिग्री होता है। और आप यहाँ से जानते हो कि ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है उसके रिस्पेक्ट में, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या कि जब H2O का ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इस केस में जो ऑक्सीजन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसके पास केवल माइनस चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और इसी रेस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन होता है ये एक तरफ केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रखता है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे H2O मॉलिक्यूल में कि एक साइड केवल नेगेटिव चार्जेस और एक साइड केवल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ नेगेटिव चार्ज हो गए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए, और ये बॉन्ड एंगल इनका बॉन्ड का जो लेंथ होता है काफ़ी छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है इस केस में, तो H2O का केस में। तो आप देखोगे कि ये दोनों चार्जेस बहुत ही लिस्ट डिस्टेंस पे भी सेपरेट होते हैं
और ये भी है कि इनके बॉन्ड लेंथ को हम चेंज नहीं करते हैं, जनरली चेंज नहीं होता है, तो ये डिस्टेंस फिक्स होगा, दैट कैन बी मेजरेबल। ठीक है, देखिए एक चीज़ और भी है, डायपोल में आपको ध्यान रखना है कि डायपोल में जो चार्जेस होंगे उनको वो मेजरेबल होंगे, दैट मीन्स उनके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है। ठीक है, और उनका बॉन्ड लेंथ यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी मेजरेबल होगा। मेजरेबल का सेंस कि वो चेंज नहीं होगा, हम मेज़र कर सकते हैं। कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेजरेबल मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। तो चार्जेस यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल एक काइंड का है ना, तो इसमें जितने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे उतने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे टोटल, यानी कि मैग्नीट्यूड रिमेन सेम ऑफ दो बोथ चार्जेस। और ये एक स्मॉल और फिक्स डिस्टेंस पे ये जो बॉन्ड लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगा ना, तो फिक्स डिस्टेंस भी बन गया इनके बीच में, मेजरेबल हो गया। तो S2 मॉलिक्यूल इस तरह से एक डायपोल को फॉर्मेशन करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसी के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करके हम H2O की स्टडी कर सकते हैं। H2O मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H2O के मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे। अभी तक तो आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, सिंगल चार्ज था उसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, वो किस टाइप की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, डाइपोल की। तो हम एक चार्ज की बात नहीं करेंगे, अब इसमें हम दोनों चार्ज को लेकर यानी डाइपोल को लेकर उसकी स्टडी करेंगे, तो ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ब्यूटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं उसमें आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेनिफिट्स देख सकोगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों आइए हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और डिस्कस करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए आगे बहुत आसान करने वाला है चीज़ों को। तो अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल जो होता है उसको कहते हैं डाइपोल फील्ड जनरली, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बच्चों, ये इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं इसके स्ट्रेंथ को, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बना है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, वो किसी और मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कितना मजबूत है, उसके स्ट्रेंथ, उसके मजबूती को मेज़र करने के लिए हम एक टर्म्स को यूज़ करते हैं। वो जो टर्म्स है दैट विल नेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आर यू क्लियर? होप सो यू आर क्लियर दिस थिंग्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि सर ये होता क्या है। तो ये स्ट्रेंथ यानी मजबूती, यानी किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के या दूसरे एटम्स के डाइपोल मोमेंट को के रिस्पेक्ट में, के कंपेयर में कितना मजबूत ये डाइपोल है, इसको मेज़र करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट नाम के टर्म का यूज़ करते हैं। और डाइपोल मोमेंट जो होता है, आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन में कि अगर हम किसी दो चार्जेस को वही इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लें, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्जेस को स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे रख दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो स्ट्रेंथ होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसका एक डायरेक्शन होगा। उसके स्ट्रेंथ को हम मेज़र करेंगे तो स्ट्रेंथ का एक डायरेक्शन होगा। वो स्ट्रेंथ का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? जी हाँ, आप सही से देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगा। आर यू गेट इट? वेरी गुड। तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। और डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस, टी से। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए, आप इतना समझ गए होंगे, तो अब देखिए कि जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इसका सिंपली हम जैसे कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम जो मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे वो सिंपल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल एंड द डिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। और ये जो होगा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे आई कैप यानी कि एक डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर को यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, यहाँ पे नीचे उसका स्टेटमेंट है, यू विल नोट इट डाउन।
डायरेक्शन आपको बता दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव। और हाँ, इसका जो यूनिट है आप सिंपली क्यू का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ जो है मीटर, कूलम मीटर हो जाएगा। इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम पढ़ते हैं डिबाई। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल which charge become larger and larger and the depression becomes smaller and smaller। ठीक है, चार्ज का जो accumulation होगा बहुत बड़ा होगा with respect to the distance। now तो बच्चों आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों अब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके जो दो डायरेक्शंस होंगे उसके चारों तरफ, उन दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग फॉर्मूले से अलग कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है दो सेक्शन में। ठीक है ना, दो डायरेक्शन कौन से हैं? अगर मान लीजिए दो चार्जेस हमने -q और +q लिया, तो इसके सेंटर ऑफ मास, अगर ये दो चार्जेस हैं इनके सेंटर ऑफ मास से ज्वाइन करें इन दोनों ही चार्जेस को एक सिंगल लाइन से, कॉमन लाइन से, दैट इज एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस। एक्सिस कौन सा है? जो दोनों चार्जेस को कंटेन करते हुए वो लाइन जो ड्रॉ करेंगे दैट इज एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, उसका फॉर्मूला यहाँ पे सेम होगा। ठीक है ना, इस पे, और वो वेरी करेगा आर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर इन लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन ले ले या यहाँ पे अगर प्लेन बना दें, तो इस प्लेन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करें तो वो इस एक्सियल लाइन पे जिस फॉर्मूले से फाइंड किया है ना उससे यहाँ पे नहीं फाइंड होगा। ठीक है ना, ये अलग आएगा इसकी वैल्यू। यहाँ पे वो कुछ और वैल्यू होती है, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस वाले जो परपेंडिकुलर आपका लाइन है, परपेंडिकुलर जो प्लेन है, वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे डायपोल का, तो वो उसका स्ट्रेंथ कुछ और फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, उसका स्ट्रेंथ कुछ और होगा। ठीक है, तो एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, देखिए इस पॉइंट को, इस प्लेन को क्या कहते हैं जो परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो आपका जो एक्सिस है, एक्सिस पे अगर प्लेन बना दें तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल प्लेन। तो दो पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, और दोनों पे क्या होती है, अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इक्वेटोरियल पे आप कहीं भी लेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, आर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला एक्सियल से तो अलग ही होगा, है ना। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट है, देखिए हम एक डायग्राम आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाते हैं। जस्ट लुक एट हियर, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, मोमेंट का डायरेक्शन आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, सेंटर ओ ले लिया। अब इसको क्या करते हैं, देखिए एल हमने हाफ डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने 2L लिया था ना डिस्टेंस। अब सपोज दैट कि हम एक्सियल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कितना उसका स्ट्रेंथ होगा, और ये जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पी पॉइंट लिया एक्सिस पे, ये एक्सिस आपका, ठीक है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने पी पॉइंट लिया यहाँ पे। ठीक, तो ये पी पॉइंट एक्सिस पे है, और यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक है, तो अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ये जो P है, ये पॉइंट जो है यहाँ, ये पॉइंट इस डायपोल के मिडिल पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हम कन्वीनियंट है हमको कैलकुलेशन के लिए, हम किसी एक चार्ज से न लेकर हम बीच से लेते हैं। ठीक है ना, सेंटर ऑफ डायपोल से लेते हैं इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए वाले चार्ज जो ए पे जो चार्ज रखा है -q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ए की तरफ होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव होता है, और प्लस क्यू के कारण जो होगा रिपल्सिव नेचर का होगा। देखिए कहीं भी किसी भी पॉइंट का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ना, तो वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख देते हैं, और आप जानते हो टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड नेग्लेजिबल होता है, और वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करके माइंड में रखेंगे, तभी आप कह पाओगे ना कि अट्रैक्टिव यहाँ पे नेचर का है ए की तरफ, और यहाँ पे बी की तरफ रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है ना, तो हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। तो पी पे सपोज दैट, वहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको रखना है कि वहाँ पे फील्ड निकालने के लिए कोई चीज़ को ले जाओगे ना मेजर करने के लिए, है ना। इंसान की फीलिंग इंसान समझ सकता है, इसलिए चार्ज की फीलिंग को चार्ज ही समझ सकता है, तो चार्ज को हम वहाँ पुट करेंगे उस टी पॉइंट पे। ठीक है, यस, तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, बट वो मैंने जो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो टेस्ट चार्ज है उसका कोई रोल नहीं है, वो आपको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ए बी और ये डायरेक्शंस आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई पी, दैट इज ई पी आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पी, तो ये हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगाना ना भूलेगा, तो ये वेक्टर लगा दीजिएगा, क्योंकि ई बी माइनस ई ए तभी लिखेंगे जब वेक्टर क्वांटिटी
के टर्म में हम इसको रखेंगे। ई बी माइनस ई ए करने का सेंस ये हुआ बच्चों कि ई बी इज़ ग्रेटर देन ई। कैसे ग्रेटर है आप देख सकते हो कि बी जो है पी पॉइंट से नज़दीक है, तो ये जो ई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जिसका डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ज़्यादा है। तो देखो बी वाला डिस्टेंस कम डिस्टेंस पे है ना पी से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ए दूर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस बी के कंपेरेटिवली थोड़ा कम होगा, इसलिए ई बी इज़ ग्रेटर देन ई ए हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कारण हम जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई बी माइनस ई ए कर सकते हैं, यानी बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ठीक है। आइए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से आगे के लिए x है, तो x प्लस एल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्लियर, आप डायग्राम अच्छे से देखो समझ आ जाएगा। b से और p तक का डिस्टेंस देख लो, पूरा x है और इसमें से l निकाल लो तो कितना हो जाएगा x माइनस एल, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आ जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है ना। डिस्टेंस आप निकाल लेना, बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखना, है ना। अब इसको बाद इसको आप यहाँ पे पुट करो तो ए पी क्या हो जाएगा, ठीक है। ए बी माइनस ये करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे कहाँ पुट करना है, यहाँ पे, यहाँ इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अच्छे समझ गए ना, एक्स प्लस एल, ये पूरा एक्स यहाँ पे तक एल है, उसके बाद हमारा एक्स, तो एक्स प्लस एल जुड़ जाएगा तो ए के कारण यहाँ पे फील्ड आ जाएगा, ठीक है। उसका डिस्टेंस लेंगे, बी से डिस्टेंस ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट से एक्स है और मिड पॉइंट से जो चार्ज तक एल है, तो एल को निकाल लीजिए इतना, ये जो रिमेनिंग कितना बचेगा, एक्स माइनस एल ही तो बचेगा, उसको यहाँ पे आपने बी के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आपने वहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस वाले इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक। आर यू गेट इट नाउ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर का, तो आप देखोगे ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जो की पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा। और देखो Q इंटू 12 जो है यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो Q इंटू 12 है ये डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, है ना। जैसे लिखा था ना डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 12, तो वहाँ पे Q इंटू 12 को P लिख देंगे, ठीक है। उसको करोगे, असाइनमेंट है, आप अपने से करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है, सिंपल मैथ है। उसके बाद आप जानते हो, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जो मैंने x डिस्टेंस दिया है ना, ये बहुत ही लार्ज होगा विथ कंपेरेटिवली l, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही चार्ज को लिस्ट डिस्टेंस 2l पर रखा गया है, ठीक है ना। और 2l भी हाफ हो गया है, यानी l हो गया तो और छोटा हो गया है, तो x होगा ये बड़ा होगा l से। इस केस में हम क्या करेंगे, l छोटा बहुत हो गया, यानी कि अगर देखिए कोई भी क्वांटिटी जो बहुत छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है। जैसे 0.1 है, जैसे 0 वाली जो 1 है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.01, है ना। यानी कि 0.1 तो 0.01, यानी कि स्क्वायर करने से और छोटा हो गया क्वांटिटी। तो जो भी क्वांटिटी होती है जिसको आप छोटी क्वांटिटी होती है तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है, यानी कि एल अगर छोटा है तो एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही निगलेक्ट करेंगे तो आपका एल स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा, ऊपर एक्स नीचे वाला एक्स एक कट जाएगा और आपका बचेगा केवल एक्स क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ई पी इज इक्वल टू 2p अपॉन 4πε0 एक्स क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो रिमेंबर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है एक डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम केस में पूछ लिया जाता है, मतलब किसी न किसी साल पूछा जरूर जाता है। इन दोनों में से एक ही तो पहला बताया आपको एक्सियल लाइन के लिए, और दूसरा अभी इक्वेटोरियल लाइन के लिए बताऊंगा। इन दोनों को समझ लेना है अच्छे से, उसमें से कोई भी एक डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, आज होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। और फार्मूला से जो आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो आपका आना ही आना है, ठीक है, उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अच्छा, डायरेक्शन आपको देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया है वेक्टर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको डायरेक्शंस भी पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा आप बताइए। यस एग्जैक्टली, जो बड़ा वाला फील्ड है ना उसी का डायरेक्शन क्या लाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ई बी माइनस ये है, यानी कि ई बी बड़ा है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर ही होगा, ई बी की डायरेक्शन में ही होगा। यानी कि डायपोल का जो डायरेक्शन है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे डायपोल के कारण जो डायरेक्शन होगा इसका वो सेम होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन के, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट है आपका, वहाँ से नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को।
ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका अलग जो डायरेक्शन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और वो भी एक बहुत